हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। मित्रों, ये वीडियोस आपको सितंबर 2025 एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है पेपर 6B, जो कि आपका सीए इंटरमीडिएट लेवल पे है। पेपर का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो आपको 50 मार्क्स के लिए आता है। स्टडी मटेरियल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं टू प्रिपेयर दिस वीडियो लेक्चर्स? हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिलेवेंट फॉर मई 2025 एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन। ये स्टडी मटेरियल आपका मई और उस मई 2025 और उससे आगे आने वाली जितनी एग्जाम्स है उनके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। जब तक नया एडिशन इंस्टीट्यूट इशू नहीं करता तब तक यही स्टडी मटेरियल हमें यूज़ करना है। दूसरी कंडीशन आप एक बार चेक कर लेना अपने, अगर आप मॉड्यूल से पढ़ाई कर रहे हो तो जुलाई 2024 का एडिशन आपको लेना है। चलो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की पढ़ाई शुरू की है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक नंबर 1.2, जिसका हेडिंग है मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी हमारा पूरा का पूरा फोकस होने वाला है एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म, एक टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसका जितना भी फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है वो सारा स्ट्रक्चर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आ जाओ, चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक नंबर 1.2 है आपका मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब मैंने क्या किया है, देखो, लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा मार्किंग, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया है। और इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल है उसमें क्या हो गया, पैराग्राफ वाइज आपको टेक्स्ट दी गई है, तो उन पैराग्राफ्स को प्रॉपर सेगमेंटेशन करके उनको प्रॉपर तरीके से टॉपिक आइडेंटिफाई करके हेडिंग्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोग आपके स्क्रीन पर जिस तरीके से दिख रहा है उसको उसी तरीके से बिल्कुल मार्किंग करते चलिए, अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। वीडियो देखिए, जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उसको समझिए, और साथ ही में पेपर, पेन, पेंसिल जो भी आपको सही लगता है वो लेके बैठिए और नोट्स प्रिपेयर करना शुरू करिए। इन वीडियोस को जो भी स्टूडेंट जेन्युइनली देखेगा, मैं आपको कहता हूँ कि जेन्युइनली आपके चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है 40+ स्कोर करने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता क्योंकि गारंटी स्टूडेंट की खुद की होती है। अगर मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप एग्ज़ाम में 40+ यानी 50 में से 40 से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो जिस तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ, वो जेन्युइनली आपने फॉलो किया, अपने एफर्ट्स भी उसमें लगाए और रिटेंशन अपना इम्प्रूव किया है, तो आप एग्ज़ाम में सही तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तो आ जाओ दोस्तों, हमारा पूरा का पूरा फोकस होने वाला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझने के ऊपर और इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस का नेचर क्या है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कहता है सबसे पहला टॉपिक हमारा, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट we need to have a basic understanding of the term management. The term management is used in two senses. यहाँ पर सीधा सीधा ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम का एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट है उसको ब्रेक कर दिया है। एक आपका टर्मिनोलॉजी उसमें आता है स्ट्रेटेजी और दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये 3 लाइन आपको क्या कहती है मित्रों? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सबसे पहले हमें ये जो मैनेजमेंट वाला वर्ड है इस वर्ड को सही तरीके से समझना पड़ेगा। अब ये जो मैनेजमेंट वाला वर्ड है इसके कुल मिलाकर 2 मीनिंग्स निकलते हैं जो हमारे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल होते हैं। कौन से 2 मीनिंग्स है वो? तो वो 2 मीनिंग्स है, पॉइंट नंबर ए में आपको पहला मीनिंग बताया गया है एंड पॉइंट नंबर बी में आपको दूसरा मीनिंग बताया गया है। पॉइंट नंबर ए और बी, इन्हें कलेक्टिवली हमने एक टॉपिक माना है और इस टॉपिक का आपका हेडिंग है मीनिंग ऑफ द टर्म मैनेजमेंट। ठीक है, पहला वाला जो आपका पोर्शन है पॉइंट नंबर ए एंड बी, उसको आपको मार्किंग करके चलना है और उसको कलेक्टिवली हेडिंग देना है मीनिंग ऑफ द टर्म मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट में, कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में 2 मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग क्या होता है? इट इज यूज्ड with reference to a key group in an organization in charge of its affairs। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला मीनिंग होता है की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, यानी जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे सीईओ हो गया आपका, बोर्ड मेंबर्स हो गए, टॉप लेवल मैनेजर्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं? ये इंचार्ज होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की पॉलिसीज बनेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की प्रोसीजर्स फॉलो की जाएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन से
प्रोक्योरमेंट से लेकर सेल तक कंप्लीट प्रोसेस किस तरीके से फॉलो की जाएगी, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, और कौन से मार्केट में कौन से कंज्यूमर्स को, कौन से कस्टमर्स को सर्व करना है, ये सारी बातें टॉप लेवल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं और उन्हीं को कहा जाता है की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, यानी कंप्लीट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इस की ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पास होती है। ये आपका हो गया पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग क्या होता है दोस्तों आपका, द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड with reference to a set of interrelated functions and processes carried out by the management of an organization, the key group of individuals mentioned in point A to attain its objectives। हर एक बिजनेस हाउस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को कुछ फंक्शंस या इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस या इंटर रिलेटेड फंक्शंस को डेली बेसिस के ऊपर काम करना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है, ऑफिस अगर आप सिनेरियो देखोगे, किसी कंपनी या किसी कॉर्पोरेट का ऑफिस सिनेरियो अगर आप देखते हो तो वहां पर डेली बेसिस पर एम्प्लॉयज आते हैं, उनके तो डेली बेसिस पर एम्प्लॉयज आते हैं, डेली बेसिस पर उन्हें जो टास्क अलॉट किए जाते हैं वो डेली रूटीन में काम कंप्लीट करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मेन बात होती है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट, स्टोरेज डिपार्टमेंट, उसके बाद में आपका आता है सेल्स डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग आता है आपका, पेरोल डिपार्टमेंट, यानी अलग अलग प्रकार के जितने भी आप डिपार्टमेंट सोच सकते हो उतने प्रकार के डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल रहते हैं। हम एकदम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जहां पर प्रॉपर हायरार्की मेंटेन होती है, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ डेली बेसिस के ऊपर कम्युनिकेट करता है, यानी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। जहां पर भी मनी इन्वॉल्व है वहां पर हमेशा फाइनेंस डिपार्टमेंट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, कंप्लीट वर्किंग कैपिटल को मैनेज करता है, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, जितना भी आप खर्चा करते हो, जो भी रेवेन्यूज होते हैं, जो भी आपके एसेट्स है, जो भी आपकी लाइबिलिटीज है, उनको सही तरीके से रिकॉग्नाइज करके उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। तो इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट इन जनरल अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करते रहता है, उनको सैंक्शंस चाहिए होते हैं, उनको अप्रूवल चाहिए होंगे। तो ये क्या होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी जो प्रोसेसेस है, सारे जो स्टेप्स है, फंक्शंस है, वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट का दूसरा टर्म। पहला मीनिंग आपको क्या बताया है, की ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स जो जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है उन्हें कहा जाता है मैनेजमेंट। और वो जो डिसीजन मेकर्स है, ये जो की ग्रुप है, ये जो काम परफॉर्म करते हैं, यानी set of interrelated functions and processes carried out by the management of an organization to attain its objectives, यानी जो आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो रोज आप काम करते हो वो भी मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी ह्यूमंस को भी मैनेजमेंट कहा जाता है जिनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, और वो ह्यूमन बींग्स जो काम परफॉर्म करते हैं डेली बेसिस पे उसे भी कहा जाता है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, इसको भी कहा जाता है मैनेजमेंट। यानी रोज के काम को आपको मैनेज करना है, आपको मॉनिटर करना है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना है। ये बेसिक दो मीनिंग होते हैं मैनेजमेंट के। अब हम पॉइंट नंबर ए जो है इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। Management is used with reference to a key group in an organization in charge of its affairs. In relation to an organization, management is the chief organ entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity by undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resources of manpower, money, material, and technology, which are then combined into a functioning whole. यानी मैनेजमेंट का काम क्या होता है वो देखो, मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, वो एक चीफ ऑर्गन है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उनके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होती है। हम कौन सा बिजनेस करेंगे इसका डिसीजन भी की ग्रुप ऑफ पर्सन्स लेंगे, हम कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बना के मार्केट में बेचेंगे, कस्टमर सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, करंट फाइनेंशियल ईयर
का हमारा रेवेन्यू का गोल कितना है, अगले फाइनेंशियल ईयर का कितना है, फ्यूचर में हमारा प्रोजेक्टेड ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्या है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट प्लस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर, इन दोनों के बारे में डिसीजन मेकिंग का काम होता है की ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है चीफ ऑर्गन ऑफ एनी बिजनेस हाउस या एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो चीफ ऑर्गन है, इन्हें एंट्रस्ट किया जाता है, यानी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर सौंपी जाती है? entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity, यानी आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो चीफ ऑर्गन है उनको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है यानी बिजनेस में है, या नॉन कमर्शियल यानी एनजीओ है, या कोई अदर पब्लिक इंटरेस्ट के काम करती है। उस हिसाब से उन्हें डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। फिर जब वो मैनेजमेंट जो चीफ ऑर्गन अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से अंडरस्टैंड करती है, तब जाके वो डिसीजन मेकिंग करेगी, और वो डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी बनाएगा, उनके एग्जिस्टेंस को एक मतलब प्रोवाइड करेगा। बाय अंडरटेकिंग द टास्क, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो जो चीफ ऑर्गन है आपका, जो की ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, उनके ऊपर सबसे मेन जिम्मेदारी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल या प्रोडक्टिव एंटिटी बनाओ। लेकिन ये पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी बनाने का काम वो अचीव कैसे कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव हमारे की ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अचीव कैसे करेंगे? तो यहाँ पर उनका फंक्शन बताया गया है। बाय अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस, एक बिजनेस हाउसेस को बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेस की ज़रूरत होती है। इन रियल लाइफ हमें, जैसे हमारे किताब में रेडीमेड हमारे पास नोट्स होते हैं, रेडीमेड क्वेश्चन का रेडीमेड सॉल्यूशन होता है, ऐसे रियल लाइफ सिनेरियो में नहीं होता है। रियल लाइफ में जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हमको बैंक के पास जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए, हमें किसी इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा, हमें अपने जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। मार्केट में सारे कस्टमर्स एक ही रीजन में मिलेंगे ऐसा नहीं है, कोई आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, कोई गुजरात में मिलेगा, कोई पंजाब में मिलेगा, कोई तमिलनाडु में मिलेगा, कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आपका होगा। तो डिसऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, केओस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैनेजमेंट के दिमाग में जो पर्सन्स होते हैं, जो लीडरशिप रोल में होते हैं, उनके पास एक सर्टन क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड सिनेरियो है इसको सही तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी बनाने का, उसको अचीव कैसे किया जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस ऑफ, अब कौन से रिसोर्सेस बिजनेस में यूज होते हैं? मैन पावर यानी टैलेंट, ह्यूमन बींग्स, उसके बाद में मनी यानी वर्किंग कैपिटल, आपका वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, उसके बाद में आता है आपका मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। कितने प्रकार के ये मेजर कैटेगरीज है, और भी इसके सब कैटेगरीज होती है, लेकिन ये मेजर कैटेगरी आपको क्या क्या लगेगा? मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी विच आर देन कंबाइंड इनटू अ फंक्शनिंग होल। तो इन चारों प्रकार के डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस को, यानी अलग अलग स्कैटर्ड रिसोर्सेस को आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ऑर्गेनाइज करोगे और उनको ट्रेनिंग दोगे, उनको बताओगे कि भाई साहब हमें ये प्रोडक्ट, ये सर्विस, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम, यहां पर क्या कहा है? फंक्शनिंग होल। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम व्हेन मैनेजमेंट यानी की ग्रुप systematically mobilizes and utilizes the diverse resources efficiently and effectively। कौन से रिसोर्सेस हमारे पास होते हैं? मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। इन अलग अलग डाइवर्स रिसोर्सेस को मैनेजमेंट को efficiently and effectively यूटिलाइज करना है to attain the object of purposeful and productive entity का creation। The survival and success of an organization depends to a large extent on competence and character of its management। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, इसको भी आप कर लो हाईलाइट। Survival and success of an organization depends on competence and character of management। Management has to also facilitate
ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड एडेप्टेशन फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर 3 मुद्दे आपको बताए गए। सबसे पहले, डाइवर्स रिसोर्सेज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करो, उन्हें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। दूसरा बात, सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। अब एकदम बिग टेक कंपनीज आप ले लो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, उसके बाद में एनवीडिया, इनके जो मेन लीडर्स है उनको देखो। गूगल के फिलहाल तो सुंदर पिचाई है, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नादेला है, उसके बाद में एनवीडिया के जेनसेन हुआंग है, उसके बाद में आप इलॉन मस्क का एग्जांपल ले लो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप अडानी, अंबानी, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, आपका जिंदल ग्रुप, जितने भी आपके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं इन सबको ले लो। इनके की ग्रुप ऑफ पीपल, इनका एक कॉम्पिटेंस है, इनके पास सर्टन कैरेक्टर है। जैसे हम अंबानी ग्रुप का अगर एग्जांपल लेते हैं तो मेजर मनी उन्होंने कमाया ऑयल रिफाइनरीज से। उसके बाद में क्या किया, जो उनके पास पैसा आया, रेवेन्यू आया, उसको उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस में लगाया। रिलायंस रिटेल आ गया, रिलायंस स्मार्ट आ गया, उसके बाद में रिलायंस डिजिटल आ गया। रिलायंस डिजिटल के बाद उनका जो अभी हॉटस्टार का उन्होंने एक्विजिशन किया है, जियो हॉटस्टार कन्वर्ट कर लिया उन्होंने। उसके बाद सबसे मेजर मूव उनका था जियो इंटरनेट यानी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को लॉन्च करना। मेजर इंपैक्ट इंडिया के ऊपर उसका हुआ है। डेटा एकदम सस्ता हो गया, एकदम डिजिटल बूम आ गया हमारे देश में, है ना। तो क्या हुआ, उसके पीछे जो है उस डिसीजन मेकिंग को फाइनलाइज करके इम्प्लीमेंटेशन को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करके मॉनिटर करना, और फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस करना। ये सारा काम जो है वो केवल एक लीडर ने नहीं किया, उस लीडर का विजन है। जो अंबानी ग्रुप का लीडर है उनका विजन है कि भाई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंडस्ट्री में काम करना है। ब्रॉड विजन वो देते हैं, उस ब्रॉड विजन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके फिर उसको छोटे छोटे स्टेप्स में अचीव किया जाता है, और वो काम करता है आपका मैनेजमेंट। तो एक बड़े विजन को फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट के पास कॉम्पिटेंस होना चाहिए, एक सर्टन कैरेक्टर होना चाहिए, यानी विनिंग नेचर होना चाहिए उनका। और तीसरा पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट हैज टू ऑल्सो फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड एडेप्टेशन। अब इतना सारा कुछ होने के बाद भी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम आया है और वो आते जाने वाला है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज यानी बिजनेस सिनेरियो में चेंजेस हो रहे हैं। तो अब नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, चेंज लाओ। लोगों, जो पुराने लोग हैं उनको ले ऑफ करना पड़ता है, या फिर नए टैलेंट को एक्वायर करना पड़ता है, या फिर एग्जिस्टिंग टैलेंट को ग्रूम करके नई टेक्नोलॉजी में कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। ये सारी बातें ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में कवर होती है। तो पॉइंट नंबर ए का डिस्कशन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया कि भाई साहब की ग्रुप ऑफ पीपल का क्या क्या काम होता है, उसका मीनिंग एंड उनके फंक्शंस यहां पर डिस्कस हुए हैं। अब पॉइंट नंबर बी देखो, the term management is also used with reference to a set of interrelated functions and processes carried out by management of an organization, that is the key group of individuals mentioned in point A to attain its objectives। objectives क्या होते हैं किसी भी मैनेजमेंट का, कि भाई हमारी जो एंटिटी है उसको एक पर्पस प्रोवाइड करो, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करो एंड प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करो। प्रोडक्टिविटी जब आएगी तभी आपका रेवेन्यू ग्रो होगा। प्रोडक्टिविटी रेवेन्यू ग्रो कब होगा, जब आपकी मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है, उसके पास एक सर्टन कैरेक्टर है, एक सर्टन विजन है। वो विजन का यूज करके मैनेजमेंट क्या करेगी, डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगी, उन्हें मोबिलाइज करेगी एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज करके अपने पर्पस को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगी। ये सारा का सारा कहानी है आपके मैनेजमेंट का मीनिंग, जो की ग्रुप ऑफ पीपल है उसका। अब वो मैनेजमेंट जो काम करती है उसके बारे में सोचो। दीज फंक्शंस इंक्लूड, मैनेजमेंट क्या काम करती है, प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल। 1 2 3 4 5 प्रकार के मेजर फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। पहला प्लानिंग करो, दूसरा ऑर्गेनाइज यानी जो डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज है उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज करो। देन डायरेक्शन, गाइडेंस प्रोवाइड करो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। देन स्टाफिंग, काम को करने के लिए टैलेंटेड लोगों को हायर करो। एंड देन कंट्रोल यानी मेजरमेंट पॉलिसीज लगाओ, कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाओ, सेफगार्ड्स इशू करो कि ताकि आपका जो विजन है वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में अचीव हो पाए। तो एक मैनेजमेंट 5 प्रकार के मेजर काम करती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल। द फंक्शंस और सब प्रोसेसेस ऑफ मैनेजमेंट आर वाइड रेंजिंग बट क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो क्लोज कनेक्शन रखते हैं एक दूसरे के साथ। दे रेंज ऑल द वे फ्रॉम determination of the goals, design of the organization, mobilization and acquisition of resources, allocation of
tasks and resources among the personnel and activity units, and installation of control system to ensure that what is planned is achieved. अब यहां पर आप देखो कनेक्शन आपको एस्टैब्लिश करना है। सबसे पहले क्या हो गया? प्लानिंग। प्लानिंग में आप क्या करते हो? देखो प्लानिंग में आप करते हो डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो? डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग में आप क्या करते हो? मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टाफिंग में आप क्या करते हो? एलोकेशन ऑफ टास्क अमॉन्ग रिसोर्सेज अमॉन्ग द पर्सनल एंड एक्टिविटी यूनिट्स। एंड कंट्रोल में आप क्या करते हो? इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम टू एंश्योर दैट व्हाट इज प्लान्ड इज अचीव। तो यहाँ पर 5 हिस्सों में क्या क्या चीज़ें की जाती है वो सारी यहाँ पर मेंशन की गई है, उसको भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। आपका क्या करते हो? प्लानिंग में क्या करते हो? प्लानिंग में आप करते हो डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, ये हो गया आपका पहला। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करोगे? पॉइंट नंबर 2 में ऑर्गेनाइजिंग में आप ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हो। डायरेक्टिंग में आप क्या करोगे? नंबर 3 में आप मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज करोगे, ठीक है। देन स्टाफिंग में आप क्या करोगे? चौथे सेगमेंट में एलोकेशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग द पर्सनल एंड एक्टिविटी यूनिट्स, ठीक है। यानी जितना भी रिसोर्सेज आपने किया है, जो भी आपने जमा किया है मटेरियल, वो सारा आपने टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स को आप काम पे लगाओगे। देन पॉइंट नंबर 5 में आप क्या करोगे? कंट्रोल में इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम टू एंश्योर दैट व्हाट इज प्लान्ड इज अचीव। तो ये हो गया आपका 5वां। इस तरीके से आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो मैनेजमेंट के 2 मीनिंग हो गए। पहले तो की ग्रुप ऑफ पीपल, और उसके बाद में ये की ग्रुप का फंक्शन क्या होता है वो बताया, और बताए हुए फंक्शंस को वो अचीव कैसे करते हैं वो बताया। अब हम आते हैं हमारे मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दूसरे सेगमेंट के ऊपर। दूसरे सेगमेंट का टाइटल है दोस्तों आपका, पहले ही यहाँ पर आपको टाइटल दिखता है, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। यानी जो भी व्यक्ति मैनेजरियल रोल में होता है, लीडरशिप रोल में होता है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, वो सिचुएशंस या सिनारियोज या सर्कमस्टांसेस को इन्फ्लुएंस करता है, ताकि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है वो हमारे फेवर में कन्वर्ट हो जाए और हमें मार्केट शेयर मिले, हमारा रेवेन्यू बढ़े। तो पॉइंट नंबर 2 का हेडिंग क्या है आपका? नेचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये जो प्रोसेस है, जो लीडरशिप रोल है, उसका नेचर क्या है? तो भाई साहब, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ओवर फिनोमेना, to induce and direct events and people in a particular manner। बेसिकली यहाँ पर जो मैनेजमेंट जो इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल, उसी को यहाँ पर अलग शब्दों में बताया गया है। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ओवर फिनोमेना, टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर। इन्फ्लुएंस, अब यहाँ पर इन्फ्लुएंस आप कब कर पाओगे? जब आपके पास इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। आप बिजनेस में इन्फ्लुएंस तभी क्रिएट कर पाओगे जब आपके पास पावर है, हर तरह की पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, फाइनेंशियल पावर एंड विल पावर। उसके बाद आपके पास कॉम्पिटेंस है, यानी आप आइदर आप खुद क्वालिफाइड हो, या फिर आपके पास क्वालिफाइड काम करने वाले लोग हैं, या फिर आपके पास टैलेंटेड लोग हैं। आपके पास कॉम्पिटेंस है, इंटेलेक्चुअल नो हाउ आपके पास है, पेटेंट्स है, टेक्नोलॉजी है आपके पास, नॉलेज एंड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मीन्स हर तरह का रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्सेज, जितने भी अलग अलग रिसोर्सेज है वो सारे रिसोर्सेज आपके पास है। जब अलग अलग प्रकार के, बेसिकली देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज की बात हो रही है, और हमने पहले ही देखा था कि रिसोर्सेज आपके पास क्या क्या लगते हैं, मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। अगर मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, ये 4 प्रकार के मेजर रिसोर्सेज आपके पास है, तो आप, और ये सारे रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस, अगर आपके पास कॉम्पिटेंस है कि ये सारे रिसोर्सेज होना एक बात है, उन रिसोर्सेज का यूज करने के लिए दिमाग होना, कॉम्पिटेंस होना, ये दूसरी बात है। तो रिसोर्सेज प्लस कॉम्पिटेंस, ये जब दोनों चीजें आपके पास होती है, तब जाके आप मार्केट में इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो। इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। मैनेजर्स
formulate organizational goals, values and strategies to cope with, to adapt and to adjust themselves with the behavior and changes in the environment. अब ये environment यानी external and internal environment दोनों. बिजनेस का इंटरनल environment भी हमेशा चेंज होते रहता है, एम्प्लॉयज़ नए ज्वाइन होते हैं, छोड़ के जाते हैं, हमारे पास कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है. देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, रूलिंग पार्टी अपोजिशन में जाके बैठती है, अपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी में आ जाते हैं, कहीं पे सरकार गिर जाती है, कहीं पे पॉलिसी चेंजेस होते हैं, कहीं पे टैक्सेशन चेंजेस होते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. कभी कभी क्या होता है, कस्टमर या कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, फैशन ट्रेंड चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाता है, या फिर लोग पुराना प्रोडक्ट उसको पूरी तरह की छोड़ के नए प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस रियल टाइम बेसिस पे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में होते रहते हैं. तो दोस्तों, मैनेजमेंट ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का नेचर क्या है, सब कुछ आपको यूज़ करना है और यूज़ करके आपको इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, ताकि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसको ग्रैब करके आप वो फेवरेबल कंडीशन अपने हित में, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ कर सको. ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा सेगमेंट. अब टॉपिक 1.2 में मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी. अब यहाँ पर मीनिंग हमने पॉइंट नंबर ए और बी में पढ़ लिया. नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी हमने पढ़ लिया. अब पॉइंट नंबर सी जो है, तीसरा सेगमेंट आपका इस टॉपिक का, उसमें हम कंप्लीटली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है वो समझने वाले हैं. अब तीसरा जो आपका टॉपिक है उसको आप हेडिंग दे देना, ये आखिरी पेज नंबर 1.4 पे ये जो पैराग्राफ है ये है आपका मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. पॉइंट नंबर एक जो है आपका वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बताता है आपको, और पॉइंट नंबर 2 जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में क्या फंक्शंस को फुलफिल किया जाता है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो आपको बताता है. तो पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है. द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज that firm managers undertake to put their firms in the best possible position to compete successfully in the marketplace. यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है. कौन सी एक्टिविटीज़, डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करो, मनी, मटेरियल, लेबर और जो भी आपके रिसोर्सेज है वो सारे. 4 रिसोर्सेज कौन से देखे थे हमने, मैं खुद ही भूल गया. मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, ये रिसोर्सेस है. डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करो, इनको सही तरीके से यूटिलाइज करो, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज करो और अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करो. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट फर्म मैनेजर्स, यानी जो की ग्रुप ऑफ पीपल है वो लोग अंडरटेक to put their firms in the best possible position to compete successfully in the marketplace. यानी हमें स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचना है, और मार्केट में जब हमारा सेल होगा तब हमारी जीत होगी. एकदम सिंपल फ्रेमवर्क में अगर इसको देखा जाए तो. अब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस में जब हम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कौन से फंक्शंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज. कौन सी एक्टिविटीज होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, डेवलपिंग फर्म्स विजन एंड मिशन, यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो अपना मिशन बताती है, अपना विजन बनाती है. जैसे कि अभी टाटा ग्रुप का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जो टॉप मैनेजर थे उनके, जो टॉप पर्सन था उसका विजन क्या था, भारत में पैसेंजर कार बनाना है, यानी टाटा मोटर्स को एस्टैब्लिश करना है. तो उन्होंने पहले टाटा मोटर्स को एस्टैब्लिश तो कर दिया. शुरुआती दौर में उनके सबसे कौन सी गाड़ियाँ फेमस थी, टाटा सुमो फेमस थी, उसके बाद में इंडिका फेमस थी, इंडिगो फेमस थी, ये सारे गाड़ियाँ बिकती थी. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी खुद उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, उतने रिसोर्सेस नहीं थे, या फिर आप ऐसा कह सकते हो विल पावर नहीं थी कि भाई साहब खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए. लेकिन जब टाटा ग्रुप को चांस मिला तो उन्होंने JLR को एक्वायर कर लिया, यानी रेंज रोवर, लैंड रोवर को उन्होंने एक्वायर, जैगवार को उन्होंने एक्वायर कर लिया. उसके बाद आप देखोगे कि टाटा मोटर्स का जो पूरा का पूरा पैसेंजर कार का पोर्टफोलियो है वो चेंज हो गया. टाटा नेक्सॉन, उसके बाद में टाटा बोल्ट, टाटा हैरियर, टाटा हेक्सा, बहुत सही तरीके की गाड़ियां टाटा ने लॉन्च करना शुरू कर दिया. तो क्या होता है, जब आप किसी बिजनेस को एक्वायर करते हो, आप टेक्नोलॉजी का एक्सेस पाने के लिए किसी भी बिजनेस को
एक्वायर करते हो। आपके पास पैसा है, शौक है आपको, इसलिए आप बिजनेस में, कोई भी एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट नहीं करता। उसको वैल्यू क्या मिली? तो टाटा ग्रुप का पूरा टाटा मोटर्स का पैसेंजर कार का सेगमेंट का पूरा पोर्टफोलियो इंप्रूव हो गया। उनको जेएलआर जैगवार का पूरा टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मिल गया जब उन्होंने उस कंपनी को परचेस किया। तो क्या हुआ, उन्होंने एक ग्रैंड विजन एंड मिशन सेट किया कि भाई इंडिया में बढ़िया कार प्रोवाइड करनी है, पैसेंजर कार। उस हिसाब से उनके सारे डिसीजन मेकिंग हुए। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएटिंग, चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज एंड मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। बेसिकली क्या क्या किया है देखो, डेवलपिंग फर्म्स विजन एंड मिशन, इसका मतलब क्या हुआ, प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएटिंग, चूजिंग, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज एंड मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। यानी फिर से रिपीट में क्या बताया इन्होंने, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। भाई साहब, आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो एंड कंट्रोल करते हो। अब इसको एक बार कलेक्टिवली पढ़ो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस is the set of activities that firm managers यानी key group of people undertake to put their firms in the best possible position and to compete successfully in the marketplace। अब ये compete successfully मतलब क्या, making it a purposeful and productive entity। पहले भी मेंशन हो चुका है, बस शब्द अभी अलग है, वर्डिंग अलग है। Strategic analysis, developing objectives, creating, choosing and implementing strategies and मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कंप्लीट मीनिंग एंड नेचर आपको पता चल गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 1.2 जो है उसका डिटेल डिस्कशन होता है समाप्त। आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 2 एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, और जिस तरीके से हमने मार्किंग किया है, जिस तरीके से हमने इसको रीड किया है, आपने उसको सही तरीके से फॉलो किया है। अगर फॉलो किया है तो आपको दोबारा इस कॉन्सेप्ट का वीडियो देखने की या इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपको डेफिनेटली फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 1.2 जो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसको सही तरीके से समझ में आ गया है। इसमें हम लोगों ने पूरे टॉपिक को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट है आपका पॉइंट नंबर ए और बी, इसको कहा जाता है मीनिंग ऑफ द टर्म मैनेजमेंट। फिर दूसरा सेगमेंट आपका आता है मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस वाला, इसको हमने नाम दिया है नेचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। देन लास्ट पैराग्राफ इसका आता है, उसमें हमने हाईलाइट किया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इसको हमने हेडिंग दिया है मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें 2 पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव 3 लाइन का, और दूसरा पॉइंट है 3 लाइन का जो आपको बताता है फंक्शंस, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के फंक्शंस। ऐसे 2 बातें मिलाकर मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस आपको पता चलता है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी का। तो आपको हायरार्की यहाँ पे दिख गई। हमारा क्या था, चैप्टर का हेडिंग क्या है देखो आपका, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो लॉजिकली हमारे इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले तो हमें क्या बता दिया, भाई साहब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो पहले तो भाई साहब आप मैनेजमेंट वाला जो वर्ड है ना, इसका कंप्लीट मीनिंग समझ लो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस। अब लॉजिकली टॉपिक नंबर 1.3 में हमें वो लोग क्या बताते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग समझ लिया, अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। तो टॉपिक नंबर 1.2 प्लस टॉपिक नंबर 1.3 ऐसा कलेक्टिवली जब आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इस एंटायर टॉपिक का। फिर उसके आगे हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में किस तरीके से फ्लो आगे बढ़ता है, और लीडरशिप रोल में अगर आपको काम करना है, मैनेजरियल पोजीशन पे आपको जाना है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको किस नॉलेज बेस को आगे लेके जाना पड़ेगा, वो हमारा टॉपिक नंबर 1.4 वगैरह से आगे हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम टॉपिक नंबर 1.3 की पढ़ाई करने वाले हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।